welcome to our YouTube channel Study with Giri Sister. So today we are going to start 4.6 acid base salt का 4.6 water means जल H2O. आज हम लोग वाटर पढ़ेंगे. वाटर यानी H2O जिसका अनुभार होता है 2 + 16 यानी H2O मीन्स 2, O 16 ऑक्सीजन का मीन्स 18 और डेंसिटी होती है 4 डिग्री टेम्परेचर पर 1 ग्राम पर सेंटीमीटर. चलिए इससे पहले एक और सरप्राइज आप सभी के लिए कि आप यदि हमारे चैनल के साथ जुड़ते हैं, देख रहे हैं तो और जल्दी से जुड़ जाइए, क्योंकि हम बहुत जल्दी पूरे चैप्टर का MCQ और उसके साथ क्वेश्चंस भी लाने वाले हैं. तो ठीक है, आप हमारे साथ जुड़िए और बने रहिए, देखते रहिए, ताकि आपको और भी न्यू बहुत कुछ मिलने वाला है. धीरे धीरे हम नया नया और भी स्टार्ट कर रहे हैं. जैसे जैसे हमारा टाइम हमें मिलता है उस हिसाब से हम स्टार्ट कर रहे हैं. तो प्लीज़ हमारे साथ जुड़िए ताकि आप लोग को बहुत सभी चीज़ों का लाभ मिल सके, बहुत जल्दी बहुत सारी चीज़ों का ज्ञान मिल सके. क्योंकि हमारा उद्देश्य भी यही है कि हम चाहते हैं कि आप अच्छे से समझें किसी भी चीज़ को. ध्यान देने की बात यही है कि स्टार्टिंग में जिसका बेसिक स्ट्रांग होता है वो चाहे कितना भी ऊपर जाए, और साइंस हो चाहे अदर सब्जेक्ट हो, बेसिक मजबूत होना ही चाहिए. तो प्लीज़ ध्यान से देखिए, ध्यान से पढ़ाई करिए. आप अपने लिए पढ़ाई करेंगे, अपने लिए, अपने सक्सेस के लिए पढ़ाई करेंगे. ठीक है, चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं 4.6 का वाटर से. वाटर के बारे में तो कुछ कहना ही नहीं है, सभी जानते हैं, सभी हमारा जल ही हमारा जीवन है कि नहीं. तो जल का क्या है स्वभाव? जल अति उपयोगी तरल पदार्थ है. बहुत सारे कंप्लेन आते हैं कि आप हिंदी में एक्सप्लेन करिए, तो एज वेल एज हम कोशिश करते हैं कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही हम बता सके. आपको कुछ प्रॉब्लम होने से आप हमें बोल सकते हैं. ठीक है, तो वाटर स्वभाव से ही क्या है, तरल पदार्थ है. ये ऊपर से नीचे की ओर प्रवाहित होता है. और हमारा जो मुख्य स्रोत है, चूंकि हम सभी जानते हैं कि समुद्र हमारा धरती कम है और समुद्र ज़्यादा है, मतलब पानी की संख्या बहुत ज़्यादा है. पानी की संख्या मीन सॉरी, पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा है, संख्या नहीं बोल सकते, पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा है. तो जल बहुत सारे काम में और बहुत सारे यूजफुल भी है. जल ही हमारा जीवन है. तो जल का भौतिक गुण क्या है? शुद्ध जल एक रंगहीन, स्वादहीन और गंधहीन होता है. क्योंकि यदि रंग वाटर में यदि किसी प्रकार कोई कलर हो या किसी प्रकार कोई स्वाद आए, तो समझने की बात यही है कि उसके साथ कुछ न कुछ मिक्स हुआ है. यदि वाटर के साथ यदि कुछ मिक्स नहीं होता तो उसमें रंग और कलर और गंध और स्वाद में बिल्कुल चेंजेस नहीं आते. ये हम सभी जानते हैं. वाटर जो कि 0 डिग्री टेम्परेचर पर जम जाता है और 100 डिग्री पर इसका उबलना होता है. 100 डिग्री जब तक नहीं होगा तब तक पूरी तरह से पूरे वाटर का, जब हम लोग एक सपोज करिए कि आप एक केतली में वाटर को उबाल रहे हैं, तो क्या देखेंगे कि चारों तरफ से जब उबलना शुरू करेगा तो उसका टेम्परेचर 100 डिग्री होगा या 100 डिग्री से अब चला जाएगा, तभी वो उबलना शुरू करता है. इसका डेंसिटी एट ए 4 डिग्री टेम्परेचर पर होता है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर. ठीक है, और यह एक विद्युत का कुचालक है, ये भी हम लोग जानते हैं. और जल की विशिष्ट ऊष्मा सबसे अधिक होती है, यानी स्पेसिफिक इसका जो होता है वो बहुत ज़्यादा, मतलब सबसे ज़्यादा होता है. जल का रोल ऑफ वाटर में क्या है कि वाटर एज ए वर्सटाइल सॉल्वेंट. जल एक उत्तम घोलक है. हम जानते हैं, जैसे हमारा सोल्यूशन जो चैप्टर इसी में ही चल रहा था एसिड बेस सॉल्ट में, तो हमने दिखाया कि जल एक उत्तम घोलक है और इसे व्यापक घोलक भी कहते हैं. इसका कारण यह है कि अधिकांश पदार्थ जो होते हैं वो ठोस हो, तरल हो, गैस हो, जल में घुलनशील है. बहुत सारे ठोस पदार्थ जैसे कि हमारा ये सॉल्ट हुआ, सोडियम क्लोराइड हुआ, और भी बहुत सारे ठोस पदार्थ हैं वो जल में घुल जाते हैं. तरल भी घुलते हैं, लिक्विड टू लिक्विड भी होता है. और गैसियस में जैसे कि ऑक्सीजन हुआ, कुछ कुछ मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड हुआ, ये सब घुले रहते हैं. ऑक्सीजन के घुले रहने के कारण ही जो जलीय जीव है वो सांस ले पाते हैं. वह घोल जिसमें जल घोलक हो उसे जलीय घोल कहा जाता है, यानी कि एक्वस सॉल्यूशन कहा जाता है. जल एक अकार्बनिक घोलक है और जल में सभी लवण, क्षार और अम्ल घुल जाते हैं. जल में सभी लवण, क्षार और अम्ल घुल जाते हैं.
सभी विद्युत संयोजक यौगिक यानी कि इलेक्ट्रोवैलेंट जो कंपाउंड होते हैं वो जल में घुलनशील होते हैं। साथ ही कुछ कोवैलेंट भी कंपाउंड जल में घुलनशील होते हैं, जैसे कि चीनी हुआ, यूरिया हुआ, एसिटिन हुआ, इथाइल अल्कोहल हुआ, मिथाइल अल्कोहल हुआ। ये सब कोवैलेंट कंपाउंड है, ये जल में घुलनशील होते हैं। ठीक है। जल की विशिष्ट ऊष्मा उच्चतम होती है। इसी कारण से क्या किया जाता है कि स्वचालित वाहनों में, रेडिएटरों में शीतलता के लिए जल का प्रयोग किया जाता है, और सेकने के लिए भी वाटर बॉटल में जल को तापक के रूप में व्यवहार किया जाता है। तो ये तो हमारे सब डेली लाइफ में हो रहा है, हम बस थोड़ा सा ध्यान देंगे, बस हमें समझ में आने लगेगा। जल की उच्च वाष्पन यानी कि उच्च वाष्पन ऊष्मा और उच्च ऊष्माधारिता ही जीवों के शरीर तक जलवायु को के ताप को सामान्य बनाए रखता है। यदि बहुत ज्यादा टेम्परेचर वो जल लेके रखता है तो उसके कारण ही क्या होता है कि जलवायु के ताप में सामान्य बनाए में, बहुत सारे जीवों के सामान्य बनाए में रखने में काम करता है वाटर। वनस्पतियों तथा प्राणियों के मेटाबॉलिज्म में सभी जानते हैं कि पेड़ पौधों को भी पानी की जरूरत होती है, जल की जरूरत होती है। तो उनके उपाचय यानी मेटाबॉलिज्म क्रियाओं में जल का एक उत्तम घोलक का के रूप में कार्य करता है। ठीक है। जल ठोस में बदलता है तो उसका आयतन बढ़ता है, क्योंकि जल के हाइड्रोजन अणु कठोरता से एक दूसरे के साथ होते हैं। इसके कारण इसके अणु तोड़ने के लिए बहुत अधिक ताप शक्ति की जरूरत होती है। इसलिए जल का क्वथनांक यानी कि बॉइलिंग पॉइंट और गलनांक यानी कि बहुत अधिक होता है। इसीलिए मेल्टिंग पॉइंट जो इसका काफी ज्यादा हाई होता है, क्योंकि इसके जो अणु होते हैं वो एक दूसरे के साथ काफी जुड़े हुए होते हैं, तो इनके अणु को तोड़ने के लिए अधिक ताप की यानी अधिक ऊष्मा की जरूरत पड़ती है। जल में कैपिलरी एक्शन यानी कि केशिकीय प्रभाव कारण ही पौधे के पतले पतले मूलरों, इनके जो इसका जो जल का जो कैपिलरी एक्शन होता है, तो पौधों के जो रूट हेयर होते हैं पतले पतले, वो क्या कर पाते हैं, जल को खींच लेते हैं, अपने में मिट्टी के कणों से जल को अवशोषण कर लेते हैं। कैपिलरी एक्शन के कारण ही पेंट करने वाले, जैसे पतले पतले पेंट करने वाले जो ब्रशेस होते हैं, उसके कारण ही रंग उठता है। और पतली नली में भी गुरुत्व बल के विरुद्ध में भी जल भर जाता है। पतला पाइप में भी गुरुत्व बल के विरुद्ध यानी कि जो नीचे से ऊपर की तरफ खींचने का काम जो होता है उसको गुरुत्व बल के विरुद्ध कहा जाता है, तो वहां पर भी जल आसानी से उठ जाता है। चलिए, इतना कुछ है। जल के अतिरिक्त भी और भी घोलक होते हैं, तो ये तो वाटर है, जैसे अल्कोहल है, ईथर है, बेंजीन है, क्लोरोफॉर्म है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है। ये सब क्या है, अतिरिक्त घोलक के रूप में होते हैं, परंतु ये सब जल की तरह व्यापक घोलक नहीं है। जल हमारे आसपास होता है और बहुत इजीली हम काम कर लेते हैं। अतः जल एक वर्सटाइल सॉल्वेंट, जल को इसीलिए वर्सटाइल सॉल्वेंट कहा जाता है। ठीक है। तो जल का विशेष गुण और रोल ऑफ वाटर या और यह उपयोगिता, इतना कुछ है, आपके बुक में लिखा हुआ है। कुछ प्रॉब्लम होने से आप मुझे पूछ सकते हैं। ठीक है। अब पैरामीटर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर क्या है ये देखते हैं। पैरामीटर ऑफ ड्रिंकिंग वाटर्स क्या होता है? पैरामीटर शुद्ध पेय जल का कुछ गुण होता है। हम लोग सभी जल को तो पी नहीं सकते हैं, तो तथा उसमें घुले हुए पदार्थों की मात्रा भी निश्चित होनी चाहिए, तभी वो जल पेय जल कहलाता है। अब जैसे हमारे घर में टैप वाटर आता है, बहुत सारे जो आते हैं पानी आते हैं, उनको पेय जल बना के हमें हमारे पास भेजा जाता है, तो इसमें गवर्नमेंट को काफ़ी खर्च होता है, क्योंकि ये क्या करते हैं कि बहुत जगह से उस विशुद्ध जल को वहाँ से लेते हैं, फिर उनको पेय जल बनाते हैं यानी पीने के लायक बनाते हैं, तब हमारे पास भेजा जाता है। सबके पास जैसे घरों में नलों में होता है, और जो नीचे से जो होता है, जो ट्यूबवेल जो होता है जिसकी सहायता से हम पानी भरते हैं, तो उसमें बहुत अधिक मात्रा में वो भी पीने लायक होता है, लेकिन उनकी एक सीमा होती है, जो आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि उनकी लिमिटेशन क्या है, कहाँ तक हम उस जल को पी सकते हैं। इसके बाद हम उसको पियेंगे तो उसमें बहुत सारे अशुद्धियाँ, बहुत सारे एलिमेंट्स, कंपाउंड्स मिले हुए होते हैं, जिसके कारण वो हार्मफुल, हमें बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। तो शुद्ध जल में कॉलीफॉर्म काउंट यानी बैक्टीरिया की मात्रा बिल्कुल शून्य होनी चाहिए। जल में कोई बैक्टीरिया हो तो वो हमें नुकसान करता है। और जल का पीएच यानी शुद्ध जल का जो पीएच होता है, पीएच हम इसी चैप्टर में पढ़े थे,
ना समझ में आए तो आप प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं। 6.5 से 8.5 के बीच होना चाहिए पीएच। जो न्यूट्रल वैल्यू यानी उदासीन मान 7 के आसपास होता है, यानी कि जल का पीएच 7 होता है। ठीक है। पेयजल में घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा भी एक लिमिट में होनी चाहिए, यानी कि 1 लीटर जंक में 5 mg यानी 5 mg से कम घुला हुआ ऑक्सीजन होना चाहिए। पेयजल में फ्लोराइड भी होता है और आर्सेनिक भी होता है, तो इनकी मात्रा भी एक लिमिट में होनी चाहिए। यानी कि जो पेयजल जो होता है उसमें 1 mg करके 1 mg से ज़्यादा फ्लोराइड की मात्रा नहीं होनी चाहिए। पेयजल में क्लोराइड भी होता है। देखिएगा कभी कभी क्लोरिनेशन करने के यानी कि जल को शुद्ध करने में, जो अभी चैप्टर में पढ़ेंगे, तो वो ब्लीचिंग पाउडर का एक गंध आता है। तो वो किसके कारण आता है? वो क्लोरीन की वजह से गंध आता है। तो वो जल हम पीते हैं तो हमें बहुत नुकसान होता है। यानी कि क्लोरीन भी घुला हुआ रहता है, यानी क्लोराइड के रूप में रहता है। तो वो 250 mg से प्रति लीटर 250 mg से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए पर लीटर। और आर्सेनिक भी होता है। आर्सेनिक तो बहुत हमारे इधर वेस्ट बंगाल में बहुत ज़्यादा है आर्सेनिक की मात्रा, बहुत सारे जिलों में, जो कि हम आज इस चैप्टर में भी पढ़ेंगे। तो इसकी मात्रा में पर लीटर 0.05 mg होता है। इसके अधिक होने से बहुत सारी बीमारियां आती हैं। तो पेयजल को इतना कुछ बनाना पड़ता है। पेयजल का प्यूरिफिकेशन कैसे करते हैं? देखिए, पेयजल जैसे नदियों, गहरे कुओं तथा नलकूपों से प्राप्त होता है, हम सभी जानते हैं। तो लेकिन इसमें बहुत सारी अशुद्धियां भी होती हैं। ये जल हमारे पीने लायक बिल्कुल भी नहीं होता। तो इसको कैसे करते हैं? हम सभी क्या जानते हैं, बरसों से जानते हैं कि कोई भी बाहर से पानी लाते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, उसको उबाल देते हैं। उबाला क्यों जाता है, कभी सोचा है आपने? इसलिए उबाला जाता है कि पानी में उसको पेयजल बनाने के लिए उसको घरेलू विधि से उबालना पड़ता है, ताकि उसमें जो जल में घुले हुए, जो हमें पता नहीं चलता है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट यानी कि CaHCO3 ट्वाइस और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट गर्म करने से अघुलनशील कार्बोनेट में बदल जाते हैं और वो बर्तन के पेंदे में बैठ जाते हैं, जिसको छान कर हम लोग अलग कर सकते हैं। बहुत सारे जगह से ऐसे जल जो मिलता है, तो ये क्या किया जाता है, ये जो बाइकार्बोनेट है वो पानी उबालने के बाद नीचे जो होता है ना, वो अवक्षेप के रूप में वाइट सा बैठ जाता है। जब पानी उबालेंगे तो थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा उस बर्तन को। तो ये जो उबालने के कारण ये बदल जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। देखिए कैसे कन्वर्ट होता है। ये HCO3 है, यानी कि बाइकार्बोनेट है। इसको उबाले तो ये बदल गया CaCO3 में, कैल्शियम कार्बोनेट में, और कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया, हमें पता भी नहीं चला, और बदल जाता है वाटर में। तो ये कन्वर्ट होके हमें इतना कुछ दे दिया और हमें पता भी नहीं चला। हमें सिर्फ क्या मिला, अवक्षेप के रूप में ये मिला। यानी कि क्लोरीनेशन में ब्लीचिंग पाउडर को डालने के बाद वहाँ जीवाणु मुक्त किया जाता है, ताकि जितने जो कीटाणु और बैक्टीरिया होते हैं वो क्लोरीन के संपर्क में आते ही वो नष्ट हो जाते हैं। और जो क्लोरीन का जो स्मेल है वो पानी में रह जाता है। तो चूंकि वो बहुत दिन तक नहीं रहता है, 2 से 3 दिन के बाद ये क्लोरीन का स्मेल धीरे धीरे जाने लगता है, क्योंकि वो अस्थायी नहीं होता है। आगे चैप्टर में नेक्स्ट क्लासेस में आप बहुत अच्छे से ब्लीचिंग पाउडर के बारे में पढ़ेंगे, तो आपको ज्ञान होगा कि क्लोरीन का कितना, ब्लीचिंग पाउडर का एक अलग ही पार्ट है, तो वो कैसे कितने दिनों तक रह जाता है। नेक्स्ट प्रोसेस है हमारा ओजोनीकरण, यानी कि O3। O3 भी जीवाणुनाशक होता है। जल में ओजोन गैस को प्रभावित किया जाता है, यानी कि उसमें ओजोन गैस को पास किया जाता है, जिससे कि जीवाणु नष्ट हो जाते हैं। ठीक है। एक उस नेक्स्ट है हमारा कि UV मेथड से भी किया जाता है, यानी कि जो अल्ट्रावायलेट रेज होती है उसको जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए भी यूज किया जाता है। पराबैंगनी जो किरणें यानी कि अल्ट्रावायलेट रेज जीवाणु को नष्ट करने का उपयोग साधन है। इन किरणों को मरकरी लैंप से प्राप्त करके जल की धार के रूप में प्रवाहित की जाती है, यानी वहां से जल वाटर को पास किया जाता है। इससे बहुत ही कम समय में जीवाणु नष्ट हो जाते हैं और जल को कोई अन्य गंध या स्वाद भी उत्पन्न नहीं होता है। क्योंकि इसका यूज करने से क्या होता है, गंध भी और स्वाद में भी डिफरेंस आ जाता है। लेकिन जब अल्ट्रावायलेट रेज से जब इसको पास किया जाता है तो
इसमें कोई स्वाद और गंध भी नहीं होता है। और उसके बाद का नेक्स्ट प्रोसेस है, जल को वायु के फव्वारे के रूप में उछाला जाता है। तो जब वायु के फव्वारे के रूप में उछाला जाता है तो सूर्य की जो अल्ट्रावायलेट रेज है वो इससे प्रभावित होती हैं, उस पर प्रभाव डालती हैं और वो जीवाणु नष्ट हो जाते हैं। इसमें क्या है, एक लिमिटेशन दिया गया है कि यूवी मेथड से यानी कि अल्ट्रावायलेट मेथड से और क्लोरीन भारी धातु तथा उड़ने वाला वोलेटाइल कार्बनिक यौगिक को नहीं हटाया जा सकता है। और क्लोरीनेशन विधि में नाइट्रेट लवण को नहीं हटा पाता है। यानी कि जल में इतना कुछ होने के बाद भी तो सिर्फ जीवाणु नष्ट हुए, लेकिन इसके साथ भी तो और भी तो प्रतिक्रिया हुई वाटर के साथ। तो क्लोरीन के कारण पानी में क्लोरीन का गंध और स्वाद भी आ जाता है जो जल्दी दूर नहीं हो पाता है। तो क्लोरीन का स्वाद और गंध को दूर करने के लिए चारकोल फिल्टर का भी प्रयोग किया जाता है। तो जैसे जैसे ये इतना पेयजल बनाने के लिए कितना मेथड है, इस तरह से हमारे पास वो जल हमारे पास आता है। नेक्स्ट है टॉपिक हमारा कि हार्डनेस ऑफ वाटर। अभी तक हमने जाना ही नहीं कि पानी भी हार्ड हो सकता है क्या, लेकिन हार्डनेस ऑफ वाटर यानी कि पानी की जल की कठोरता भी होती है। हार्डनेस ऑफ वाटर, हार्डनेस ऑफ वाटर क्या होता है? देखिए, प्रकृति में जो प्राप्त जल है उसमें हमेशा कुछ ना कुछ मिला हुआ होता है। यानी नीचे से जो जल आ रहा है या ऊपर से जल आ रहा है, यानी कि जो पहाड़ों पर से जल आ रहे हैं, तो वो बहुत सारे उसमें कंपाउंड्स मिले हुए होते हैं। तो जिस जल में साबुन के साथ सरलता पूर्वक झाग उत्पन्न नहीं होता, हम लोग सीधे बात यही है कि जिस जल में साबुन के साथ झाग उत्पन्न नहीं होता है तो उसको हम लोग हार्ड वाटर के नाम से जाना जाता है। जल के इस गुण को जल कठोरता कहा जाता है। यानी कि जल को दो भागों में बांट दिया गया, एक है हार्ड वाटर और दूसरा है सॉफ्ट वाटर। सॉफ्ट वाटर पीने के लायक होता है और हार्ड वाटर तो बिल्कुल भी नहीं। तो हार्ड वाटर को, अब तो बहुत ज़्यादा हार्ड वाटर होता है, तो इसको सॉफ्ट वाटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं? यानी हार्ड वाटर को लिख सकते हैं क्या, कि जिस जल में साबुन को रगड़ने पर यानी कि साबुन के साथ प्रतिक्रिया करने पर भी झाग देर से निकलता हो या कम झाग निकलता हो उसे कठोर जल कहते हैं। और इस जल में धातुओं के लवण के रूप में मिले हुए होते हैं, यानी कि यही कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 और कैल्शियम बाइकार्बोनेट CaHCO3। और जल की कठोरता इन्हीं कारण होती है, यानी कैल्शियम बाइकार्बोनेट हुआ, कैल्शियम कार्बोनेट हुआ, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट हुआ, मैग्नीशियम कार्बोनेट हुआ, तो इनके कारण, इन लवणों के घुलने के कारण ही जल की कठोरता होती है। और सॉफ्ट वाटर किसको कहते हैं, कि वह जल जिसमें साबुन की थोड़ी सी मात्रा घिसने पर अधिक झाग होता है उसे मृदु जल या फिर सॉफ्ट वाटर कहा जाता है। इसमें जल धातुओं के लवण घुले हुए नहीं रहते हैं और ये जल बहुत सॉफ्ट भी होता है और स्वादहीन और स्वास्थ्यकर मीन्स क्या है कि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं होना चाहिए। तो जो जल बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो वो स्वास्थ्य के लिए अच्छा भी नहीं होता है। तो पहले पानी जो हमारे जो आ रहा है, बहुत सारे बॉटल बंद जो वाटर आ रहे हैं, वो हमें नहीं पता है कि वो अधिक सॉफ्ट है या फिर कम सॉफ्ट है या फिर हार्ड है। तो हार्ड से तो पता चल ही जा रहा है, लेकिन बहुत अधिक आज का सॉफ्ट भी वाटर दिया जाता है जो बॉटल बंद जो होते हैं। तो ये भी ध्यान देने की बात है कि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट वाटर पीने से भी हमारे शरीर को नुकसान देता है। चलिए अब कॉजेज ऑफ हार्ड वाटर से यहाँ पर देखते हैं कि कॉजेज ऑफ हार्ड वाटर क्या है। यही रिएक्शन है कि कॉजेज ऑफ हार्ड वाटर से ये है कि धातुओं के घुलनशील लवण के कारण प्राकृतिक जल में भारीपन आता है। यानी प्राकृतिक भारीपन मतलब क्या, कि जल में कुछ न कुछ मिला हुआ है। ये लवण कैल्शियम या मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट या क्लोराइड या सल्फेट के रूप में भी प्राकृतिक जल में उपस्थित होते हैं। इसके अलावा क्या है कि वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड भी प्राकृतिक जल में घुले हुए रहते हैं। इन सब के कारण ही जल हार्डनेस हो जाता है, यानी जल हार्ड हो जाता है। तो इनको हम लोग जब उबालते हैं तो हमें इतना कुछ मिलता है। देखिए, कैल्शियम कार्बोनेट मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है और वाटर की प्राप्ति होती है। और जब ये सब जल घुले हुए रहते हैं तो क्या मिलता है हमें, ये मिलता है, यानी कैल्शियम बाइकार्बोनेट मिलता है, उसी तरह से मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट मिलता है।
अब हम लोग इसको क्लासिफिकेशन करते हैं कि हार्ड वाटर में भी क्लासिफिकेशन होता है, यानी कि अस्थायी यानी टेम्पोररी हार्डनेस होता है उसको हम लोग अपने से हटा लेते हैं, और जो परमानेंट हार्डनेस होता है उसको बड़े बड़े लैब में हटाया जाता है। चलिए यहाँ पर देखते हैं कि टेम्पोररी हार्डनेस ये जो होता है अस्थायी भारीपन कैल्शियम बाइकार्बोनेट और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट के कारण होता है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, उबालने की विधि से हम लोग इसको सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट कर दिया जाता है, जो नीचे पेंदी में बैठ जाता है। ठीक है, और जो अस्थायी यानी परमानेंट हार्ड वाटर होता है, ये हार्ड वाटर ऐसा होता है कि इसको उबालने के बाद भी यानी कि ये सॉल्ट वाटर में नहीं कन्वर्ट होता है। तो इसको हम लोग आयन एक्सचेंज प्रोसेस से इसको हम लोग सॉल्ट वाटर में बदलते हैं। व्हाट इज आयन एक्सचेंज प्रोसेस? What is ion exchange process? Ion exchange process क्या है कि in this process we pass hard water through cation exchange column. यहाँ दो ठो कॉलम होता है, cation exchange column में हार्ड वाटर को पास किया जाता है, जहाँ पर which remains all cations, जिसमें all cations जैसे होते हैं जैसे कैल्शियम हुआ और मैग्नीशियम, ये सब जितने cations होते हैं ये यहाँ पर हमें हार्ड वाटर को पास करते हैं। तो फ्रॉम इट एंड इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ H प्लस आयन आर रिलीज फ्रॉम दिस कॉलम टू वाटर। वाटर से H प्लस आयन हमें मिल जाता है। जब हम हार्ड वाटर को इस केटायन कॉलम में भेजते हैं तो हमें H प्लस आयन की प्राप्ति होती है। तो यही है कि 2R। अब R क्या है देखिए, प्रयोगशाला और उद्योगों में अस्थायी और अस्थायी भारीपन दोनों तरह के हार्ड वाटर को आयन एक्सचेंज रेजिन्स के द्वारा, ये जो आर है वो रेजिन है, उसको सॉल्ट वाटर बनाया जाता है। तो जल में जो उपस्थित आयन और मिनरल्स को बहुत अधिक उच्च भार अनुभार वाले बहुत उच्च अनुभार और जल में अघुलनशील कार्बनिक बहुल यानी पॉलीमर जो पदार्थ होते हैं वो आयन विनिमय रेजिन यानी कि आयन एक्सचेंज रेजिन्स के द्वारा हटा दिया जाता है। रेजिन दो प्रकार के होते हैं, यानी कि जैसे अभी मैंने कहा कि केटायन एक्सचेंज और ऋणायन एक्सचेंज। तो केटायन धनायन विनिमय रेजिन्स में और ऋणायन विनिमय रेजिन्स दो तरह के रेजिन्स होते हैं। तो धनायन विनिमय रेजिन्स में अघुलन अम्लीय कार्बनिक रेजिन दाना होता है जो बहुलक के रूप में यानी बहुलक अणु के रूप में होता है। और ऋणायन में क्या होता है कि ऋणायन में जिसमें अमाइन से प्राप्त जड़ीय वर्ग यानी कार्बनिक बहुलक अणु होता है। तो यहाँ पर जो जैसे अभी बताया कि जल को सबसे पहले केटायन एक्सचेंजर रेजिन से भरे स्तंभ में प्रवाहित किया जाता है। केटायन एक्सचेंज से रेजिन से भरे प्रवाहित करते हैं, तो वहाँ जल में जो उपस्थित जो होता है कैल्शियम आयन और मैग्नीशियम आयन और जितने भी धनायन आयन होते हैं वो H प्लस आयन में विघटित हो जाते हैं, यानी कि 2RH प्लस Ca। तो यहाँ पर हमारा मिला R2Ca का ये कैल्शियम का आयन मिला हमें, और हमें मिला 2H प्लस आयन। ठीक है, उसी तरह से यदि मैग्नीशियम का करेंगे तो 2RH प्लस मैग्नीशियम का आयन हम लोग लेते हैं, तो हमें मिला मैग्नीशियम का आयन मिला और प्लस 2H प्लस आयन मिला। ठीक है, तो यहाँ से हमें H प्लस आयन मिला। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि आफ्टर दिस प्रोसेस हार्ड वाटर इज पास थ्रू एनायन एक्सचेंज कॉलम में भेजते हैं विच रिमूव्स ऑल द एनायंस लाइक SO4 कैल्शियम जो क्लोरीन का जो आयन था वो, ये सब यहाँ से क्या होता है कि फ्रॉम इट एंड इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ OH, इसको हम लोग जब आते हैं तो यहाँ पर इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ OH आयन मिलता है, और वो OH आयन मिलके क्या बनाता है, अब जो जैसे ये H प्लस आयन यहाँ से प्राप्त हुआ और वहाँ से हमें मिला OH माइनस आयन, यानी कि यहाँ पे हमें मिलेगा H2O। तो ये जो दोनों में यहाँ से हमें H प्लस आयन मिलता है और यहाँ से हमें मिलता है OH माइनस आयन, तो दोनों मिलके बनाते हैं H2O यानी वाटर बनाते हैं। तो इस तरह से इस विधि से आयन एक्सचेंज प्रोसेस से वाटर को यानी हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट किया जाता है। तो ये बहुत बड़े बड़े
लेबोरेटरी वगैरह में होता है, बहुत बड़े बड़े इस तरह के प्रयोगशालाओं में होता है, ताकि हार्ड वाटर को सॉल्ट वाटर में कन्वर्ट किया जा सके। ठीक है, अब इस नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि वाटर पोल्यूशन क्या है। वाटर पोल्यूशन तो हम बहुत दिनों से जानते आ रहे हैं कि वाटर को कैसे पोल्यूट हो जाता है, वाटर को हम कैसे पोल्यूट हम ही कर देते हैं। उसके बाद पोल्यूशन बाय डिटर्जेंट्स होते हैं, पोल्यूशन बाय फर्टिलाइजर्स या पेस्टिसाइड्स होते हैं। इसी कारण वाटर में पोल्यूशन हो जाता है, वाटर पोल्यूट हो जाता है। अब नेक्स्ट है हमारा आर्सेनिक एंड फ्लोराइड। हमारा 4.66 का है टॉपिक आर्सेनिक एंड फ्लोराइड। आर्सेनिक यानी कि एस, आर्सेनिक और फ्लोराइड। हम लोग क्या जानते हैं कि आर्सेनिक एक विषैला उपधातु है और जो मानव स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक होता है। आर्सेनिक जैसे अभी बताया था इसी वीडियो में ही आपको कि आर्सेनिक का एक सीमा होता है, एक लिमिटेशन होता है वाटर में घुलने के कारण। यदि बहुत ज्यादा आर्सेनिक घुला हो तो क्या होगा, आर्सेनिक कारण विषैले प्रभाव कारण हमारे बहुत सारी बीमारियां हो रही हैं। तो जो भूमिगत जो वाटर है, अब देखिए कि जो हमारा जो ट्यूबवेल दिया जाता है पानी निकालने के लिए, बहुत अधिक मात्रा में नीचे की तरफ खुदाई की जाती है, बहुत अधिक नीचे की तरफ पे पाइप दिया जाता है, बहुत अधिक नीचे की तरफ जो पाइप डालते हैं हम लोग, तो क्या होता है कि जो नीचे में बहुत ज़्यादा कंपाउंड के रूप में आर्सेनिक मिलता है, तो वो हमारे पानी में घुल जाता है। ये घुलने के कारण, आर्सेनिक के घुलने के कारण हमारा वाटर हम तो पी रहे हैं, हमें पता चल रहा है कि वो सॉफ्ट वाटर है, लेकिन बहुत ज़्यादा हमें इन सब चीज़ों का प्रयोग, ट्यूबवेल वगैरह का प्रयोग करने के बाद हम इस सब चीज़ों का ना ही लैब में टेस्ट करवाते हैं कि इसमें कितनी मात्रा में आर्सेनिक घुली हुई है। आर्सेनिक हमें डायरेक्ट हमारे बॉडी को मिल रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा नुकसान है। भूमिगत जल के अंदर आर्सेनिक यौगिक आर्सेनेट तथा आर्सेनाइड के रूप में होता है, जो हमारे शरीर में अधिक दिनों तक जाता रहता है। और इसका कारण क्या होता है कि जब आर्सेनिक बहुत अधिक जाता है तो क्या होता है, हाथों के तलहटी और पैरों के तलुओं में काले रंग का धब्बा हो जाता है। देखिए बुक में दिया हुआ है आपके, जिससे त्वचा खुरदुरी हो जाती है। इसे क्या कहते हैं, इसको ब्लैक फुट डिजीज कहा जाता है। यदि आर्सेनिक यौगिक के रूप में तथा फ्लोराइड भी मिला रहे तो शरीर के अंदर एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट को उत्पन्न करने में रुकावट उत्पन्न होती है। इसके साथ साथ पाचन तंत्र भी खराब हो जाता है, क्योंकि ये प्रोसेस बहुत धीमी गति से होता है, धीरे धीरे होता है और हमें पता भी नहीं चलता है। यदि बहुत अधिक मात्रा आर्सेनिक की ले लिया जाए तो ये सब सिम्टम्स आने लगते हैं बॉडी के भीतर। बहुत अधिक जाए तो फिर कैंसर होने की भी संभावना हो सकती है। अभी सबसे ज्यादा हमारे क्या है कि बंगाल में, यानी कि वेस्ट बंगाल में बहुत अधिक मात्रा में, देखिए चार्ट दिया हुआ है कि बहुत अधिक मात्रा में इन जिलों में और इन गांवों में आर्सेनिक की मात्रा बहुत अधिक है। आर्सेनिक की तरफ फ्लोराइड भी वाटर में ही मिला हुआ रहता है। फ्लोराइड युक्त खनिजों का भूमिगत तथा सतह के जल में फ्लोराइड उपस्थित रहता है। जल में इसकी मात्रा कितनी होनी चाहिए, 1.5 mg पर लीटर होनी चाहिए। इससे अधिक होने पर क्या होगा, इससे अधिक होने पर ये जल अपेय हो जाता है। इसी कारण जल को पीने से दंत क्षय होने लगता है, दांतों का रंग पीला हो जाता है, फिर काला हो जाता है और बहुत तरह की बीमारियां भी हो जाती है। बहुत तरह की बीमारियां हड्डी इस फ्लोराइड जिस पानी में रहता है वो हमारी हड्डियों को सबसे ज्यादा नुकसान करता है, जिससे कि विकलांग होने की संभावना हो जाती है। पश्चिम बंगाल में फ्लोराइड से प्रभावित जिला पुरुलिया है और पुरुलिया के 15 ब्लॉक्स बहुत बुरी तरह से प्रभावित हैं। जो कि हमारे बुक में दिया गया है कि आर्सेनिक और फ्लोराइड से कितने जिले प्रभावित हैं। तो इसको किस तरह से हम लोग इसको मुक्त कर सकते हैं। आर्सेनिक तो फ्लोराइड युक्त रासायनिक जो रसायन है, ये में जो कंपाउंड है उसको रासायनिक खादों का व्यवहार कम या बंद कर देना चाहिए। भूमिगत जल का उचित मात्रा में व्यवहार करना चाहिए, जिससे कि भूमिगत जल में आर्सेनिक ना बढ़े। नलकूप से पाइप को एक उचित गहराई तक ही जमीन के अंदर डालना चाहिए। हम लोग, जैसे मैंने भी बताया कि बहुत अधिक जल को ढूंढने के कारण हम लोग जल को चाहते हैं कि हमें मिल जाए, तो नीचे की तरफ बहुत अधिक जाते हैं। तो नीचे की तरफ क्या होता है, ये कंपाउंड के रूप में मिले हुए रहते हैं और वाटर के साथ मिल जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता है, और हम इस वाटर को पेयजल के रूप में इस्तेमाल करते हैं। तो सीधे हमारे बॉडी के भीतर जा रहा है फ्लोराइड और आर्सेनिक। ठीक है, तो आज हमारा इस तरह से और कुछ एक रासायनिक विधि भी है कि किस तरह से हम लोग इसको
अलग कर सकते हैं, यानी कि पेयजल बना सकते हैं। यहाँ पर एक विधि दिया हुआ है क्या कि 20 लीटर आर्सेनिक युक्त जल में 1 चम्मच ब्लीचिंग पाउडर और 1 चम्मच फेरस सल्फेट को अच्छी तरह मिला लेने पर जल आर्सेनिक मुक्त हो जाता है। और अल्मुनियम तथा फेरिक ऑक्साइड से भरे हुए जार से दूषित आर्सेनिक जल को प्रभावित करने से आर्सेनिक मुक्त जल प्राप्त होता है। और आर्सेनिक क्या करता है, अल्मुनियम द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। तो ये केमिकल विधि है। केमिकल विधि के कारण इस तरह से वाटर को शुद्ध किया जाता है। ठीक है, तो चलिए हमारा इस तरह से आज बहुत बड़ा चैप्टर था हमारा एसिड बेस, चैप्टर नंबर 4 और 4.6 तक चला आया है। तो आज ही हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। आई होप सो कि आप लोग को अच्छे से समझ में आया है, और नहीं भी आया तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कोई भी टॉपिक नहीं समझ में आया तो। और एक बात कि आप ये सारे चैप्टर ध्यान से पढ़िए, हम बहुत जल्दी एमसीक्यू लाएंगे ताकि आप और भी आपको आसानी होगा, छोटे छोटे टॉपिक छोटे छोटे क्वेश्चन के साथ, ताकि पढ़ने में आसानी होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि सेल्फ स्टडी बहुत ज़रूरी है। जितना गहराई में जाएंगे उतना ही आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और भी बहुत कुछ मिलेगा। तो ध्यान से पढ़िए, ठीक है, अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।